चीन। इस शब्द के बारे में पहला विचार क्या है? दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कोरोना वायरस। भारत का एक दुश्मन। जब हम इतिहास के साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं, तब हमने पाया कि भारत और चीन दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चीन के सबसे ताकतवर राजवंशों की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद। 24 राजवंश हैं जो चीनी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने चीन में 4000 साल शासन किया है। चीन के इतिहास के सुनहरे दौर में इसका शासन क्षेत्र एशिया से साइबेरिया तक था। मूल रूप से 6 राजवंश हैं जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली हैं। झू डायनेस्टी, हा डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, युआन डायनेस्टी, मिन डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी। चीन के इतिहास में सबसे लंबा राजवंश। झोउ राजवंश 1050 से 256 ईसा पूर्व। झोउ राजवंश प्राचीन चीन में 1050 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व तक राज करने वाला एक राजवंश था। हालांकि झोउ राजवंश का राज चीन के किसी भी अन्य राजवंश से लंबे काल के लिए चला, वास्तव में झोउ राजवंश के शाही परिवार ने, जिसका पारिवारिक नाम जी था, चीन पर स्वयं राज केवल 771 ईसा पूर्व तक किया। झोउ राजवंश के इस 1050 से 771 ईसा पूर्व के काल को, जब जी परिवार का चीन पर निजी नियंत्रण था, पश्चिमी झोउ राजवंश काल कहा जाता है। 771 ईसा पूर्व के बाद के काल को पूर्वी झोउ राजवंश काल कहा जाता है। झोउ काल में ही चीन में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और चीन ने लौह युग में प्रवेश किया। हालांकि कांस्य युग से चीन में चल रही कांसे की कारीगरी झोउ युग में परम ऊंचाइयों पर थी। झोउ राजवंश के ही ज़माने में चीन की प्राचीन चित्रलिपि को विकसित करके एक आधुनिक रूप दिया गया। यह पूर्वी झोउ राजकाल के उस उपभाग में हुआ जिसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाता है। झोउ राजवंश से पहले शांग राजवंश का चीनी सभ्यता पर राज था और उसके पतन के बाद चीन में चिन राजवंश सत्ता में आया। झोउ काल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पश्चिमी झोउ काल, इसमें झोउ साम्राज्य की नींव रखी गई। झोउ वंश ने शांग राजवंश को पराजित कर दिया, लेकिन इतने बड़े राज्य को व्यवस्थित करने की क्षमता इनमें नहीं थी। प्रथम झोउ महाराज वू ने इस कठिनाई का हल निकालने के लिए चंगझोउ शहर को राजधानी बनाया और वहां स्वयं विराजमान हो गए। बाकी राज्य उन्होंने अपने भाई बंधुओं के नेतृत्व में जागीरों में बांट दिया। हर उपराज्य की अलग राजधानी थी और वे सब मुख्य सम्राट के अधीन थे। समय के साथ सत्ता की वजह से इन पारिवारिक और मित्रता के रिश्तों में तनाव आ गया और 771 में केंद्रीय सरकार समाप्त हो गई और हर राज्य खंडित रूप से चलने लगा। इस नए काल को पूर्वी झोउ काल कहते हैं, जिसके स्वयं 2 भाग किए जाते हैं। दूसरा बसंत और शरद काल, यह पूर्वी झोउ काल का पहला हिस्सा था जो 771 ईसा पूर्व से 481 ईसा पूर्व तक चला। इसका नाम उस समय के एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ के नाम पर पड़ा है। तीसरा झगड़ते राज्यों का काल, यह पूर्वी झोउ काल का दूसरा हिस्सा था जो 403 ईसा पूर्व से 221 ईसा पूर्व तक चला। पूर्वी झोउ काल में चीनी राष्ट्र की एकता खंडित हो गई थी, लेकिन इससे एक स्वतंत्रता का माहौल भी पनपा जिसमें बहुत सी नई विचारधाराएं विकसित हुई। इस खुले वातावरण को 100 विचारधाराओं का युग भी कहा जाता है। इनमें से 4 विचारधाराओं ने आगे चलकर चीनी राजनीति और संस्कृति पर गहरे प्रभाव छोड़े। कन्फ्यूशियसवाद, कॉन्फ्यूशनिज्म, मोहीवाद, मोहिज्म, ताओवाद, ताओज़म और न्यायवाद, लीगलिज्म। यूनानी अंधकार युग जो 1200 ईसा पूर्व में उभरा था, पश्चिम झोउ राजवंश के समय चल रहा था और भूमध्य सागर और काला सागर के अन्य क्षेत्रों का उपनिवेश करता था। यह तब भी था जब 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम झोउ राजवंश की स्थापना हुई थी। नवसीरियन साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। लौह युग भारत में जारी रहा, जबकि मध्य यूरोप में इसकी शुरुआत अभी हुई थी। रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में इटली में इट्रस्केन सभ्यता के विस्तार के साथ हुई थी। वेस्ट झोउ राजवंश के टूटने के ठीक 5 साल बाद पहला ओलंपियाड 776 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था।
मिस्र में नवरशूर साम्राज्य का 25वां राजवंश था और अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच गया। इसराइल राज्य के साथ साथ आसपास के देशों और राज्यों पर विजय प्राप्त की।